हाय एवरीवन, वेलकम टू बायोस किंगडम। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। इसके पहले हमने रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी और हमने ये देखा था कि हमारा जो रेस्पिरेशन है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है उसका ब्रीदिंग और एक है रेस्पिरेशन। तो हमने देखा था, एक थोड़ा सा रिकॉल अगर करोगे तो रेस्पिरेशन टू पार्ट्स में डिवाइडेड था। वो दोनों में क्या क्या था? उसमें सबसे पहला था ब्रीदिंग और दूसरा है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग में क्या होता है? ब्रीदिंग में आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। ब्रीदिंग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन से मिलके बनता है। एक्सहेलेशन से मिलके बनता है। और इनहेलेशन में हम किस चीज को इनहेल करते हैं? हम ऑक्सीजन का इनहेलेशन करते हैं और रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमने देखा था, ब्रीदिंग जो है इनहेलेशन एक्सहेलेशन में डिवाइडेड है और इनहेलेशन में हम ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं और एक्सहेलेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। फिर हमने ये देखा कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसमें क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन में सेल के अंदर एक ऐसा सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। ये उसका साइटोप्लाज्म है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। और ये होता है न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस और ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन। नॉर्मल किसी भी सेल में ये तीनों जो है पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसमें आपके सेल के अंदर जब ग्लूकोज जाती है, ग्लूकोज कहां से आई है? ये मान लो ग्लूकोज है। कंफ्यूज मत होना ग्लूकोज और न्यूक्लियस में। मैं इसको किसी और कलर से बना देती हूं। ये मान लो ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज आया कहां से है बेटा? ये ग्लूकोज आया है आपका, जब आपने डाइजेशन पढ़ा था तो डाइजेशन में जब आपका अब्जॉर्प्शन होता है फूड मटेरियल्स का, तो आपकी जो विलाई है, ऐसी विलाई होती है, सॉरी स्मॉल इंटेस्टीन है, उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे विलाई प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इन विलाई में क्या होता है? अब्जॉर्प्शन होता है सिंपलर फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस का, मतलब जो आपके फूड मटेरियल्स थे उसके जो सिंपलर फॉर्म है। तो सिंपलर फॉर्म में आपको सबसे पहले ग्लूकोज मिला था। ग्लूकोज के साथ साथ प्रोटीन को जब आपने डाइजेस्ट किया था, ग्लूकोज कहां से मिला था बेटा? कार्बोहाइड्रेट को जब आपने डाइजेस्ट किया था तब आपको ग्लूकोज मिला था फाइनल डाइजेशन में। उसके बाद जब आपने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया था तब आपको अमीनो एसिड्स मिले थे। और जब आपने फैट का डाइजेशन किया था तब आपको फैटी एसिड्स प्लस ग्लाइसरॉल्स मिले थे। फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल्स। तो आपको ये चीजें आपको मिली थी जब आपने डाइजेशन किया था, फाइनल अब्जॉर्प्शन कराया था। तो अब्जॉर्प्शन के बाद आपको ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स प्लस ग्लाइसरॉल्स मिले थे। अब उसमें से हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो है ग्लूकोज। हमने ग्लूकोज को जब एब्जॉर्ब किया तो ये ग्लूकोज गया होगा हर एक सेल और हर एक टिश्यू के पास गया। हर एक सेल, आपका जो हर एक सेल है बॉडी का, उन सबको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये ग्लूकोज जाएगा सबको एनर्जी देने के लिए। और ये कैसे देगा? जब ये यहाँ पे पहुंचेगा, ग्लूकोज सेल के अंदर पहुंचेगा, तब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ, इसका क्या होगा बेटा? ब्रेकडाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जब ये ब्रेक होगा ग्लूकोज, तब क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर और एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। तो यहां से ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से आपको एनर्जी मिलती है। और ये सारा प्रोसेस होता किसके अंदर है? ये सारा प्रोसेस होता है एक सेल के अंदर। ये सारा प्रोसेस कहां पे होता है बेटा? एक सेल के अंदर होता है। तो सेल के अंदर ब्रेकडाउन हुआ ग्लूकोज का, तब वहां पे हमको मिलती है एनर्जी। ये हमने पिछली क्लास में देखा था जब हमने रेस्पिरेशन देखा था कि दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो पहला जो था वो आपका ब्रीदिंग था और दूसरा था आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करा के उससे एनर्जी हम बनाते हैं। तो ये हमने देखा है रेस्पिरेशन में। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हमारे कितने टाइप के होते हैं?
बेस्ड ऑन ऑक्सीजन नीड, जो हमारा रेस्पिरेशन है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, दो तरीके का रेस्पिरेशन हमारा होता है। ऑक्सीजन नीड का क्या मतलब हुआ फिर? ऑक्सीजन नीड का मतलब ये है कि आपका जो रेस्पिरेशन है वो दो तरीके का होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन पाया जाता है, और एनारोबिक का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है तो यहाँ पे नीड ही नहीं होगा फिर ऑक्सीजन का ब्रेक डाउन कराने के लिए। तो एक एक करके हम देख लेते हैं, फीचर्स हम देखते हैं। ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी एरोबिक रेस्पिरेशन में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी और यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगी। एंड प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं? जब हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है तब हमको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, साथ साथ में एनर्जी भी मिलती है, वो हम अभी आगे देखेंगे। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें आपके एंड प्रोडक्ट में अल्कोहल मिलता है या फिर लैक्टिक एसिड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। एनर्जी यील्ड, कितनी एनर्जी जो है निकलती है इस प्रोसेस से? तो 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो हाई होती है, तो आपका जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वहां पे आपको ज्यादा एनर्जी मिलती है, आपको अबाउट 38 एटीपी मिलता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो थोड़ी सी कम मिलती है। यहाँ पे एनर्जी कितनी मिलती है? 38, तो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा मिलती है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन का लोकेशन क्या है? जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया पार्ट है किसके बेटा? सेल के पार्ट है, तो ये सेल में होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो कहाँ पे होती है? वो सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। अकरेंस किन किन चीजों में पाया जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन? ऑल लिविंग सेल्स ऑफ हायर प्लांट और एनिमल, जितने भी लिविंग सेल्स हैं, जो जिंदा सेल्स हैं ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, जितने भी हायर प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके अंदर ये एरोबिक रेस्पिरेशन देखा जाता है। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो ईस्ट में पाया जाता है। ईस्ट क्या है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। किस कैटेगरी के अंदर आता है? ये आता है बेटा फंगस के अंदर, ये फंजाई है, टाइप ऑफ फंजाई है फंगस। बैक्टीरिया में आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलते हैं। स्केलेटल मसल्स में आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलते हैं। स्केलेटल मसल्स आपके ही अंदर पाए जाते हैं। ह्यूमंस के अंदर 3 तरीके के मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल। जो स्केलेटल मसल्स है वो आर्म्स और लेग्स में पाए जाते हैं। तो जब आप एक्सरसाइज करते हो, विग्रस एक्सरसाइज करते हो, तो उस टाइम पे जो ऑक्सीजन की नीड है वो बढ़ जाती है, और जब आपके मसल्स को ऑक्सीजन अच्छे अमाउंट में नहीं मिल पाता है तो जो आपके मसल्स हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देते हैं, बिना ऑक्सीजन के ही रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो उस टाइम पे जो रेस्पिरेशन होती है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो जितने भी हायर प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके अंदर होता है, उनके लिविंग सेल्स के अंदर होता है। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो ईस्ट में होता है, बैक्टीरिया में होता है और स्केलेटल मसल्स में होता है। इनको हम एक एक करके देखेंगे। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस रहेगी, और एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस रहेगी। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर्स ऑक्सीजन, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट बनेगा एरोबिक रेस्पिरेशन में वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा एरोबिक रेस्पिरेशन में। एनारोबिक रेस्पिरेशन में अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन होता है। जो एनर्जी रिलीज होती है वो 38 एटीपी होती है एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में, और 2 एटीपी होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में। लोकेशन एरोबिक रेस्पिरेशन का साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो कि सेल के ही पार्ट होते हैं।
और जो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसकी लोकेशन साइटोप्लाज्म होती है। साइटोप्लाज्म भी सेल के अंदर ही होता है, तो सेल जो साइटोप्लाज्म है वहां पे आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। इनकी अकरेंस क्या है? इनकी अकरेंस है जितने भी हायर प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनमें आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, और जितने भी आपके ईस्ट, बैक्टीरिया और स्केलेटल मसल्स हैं उनके अंदर आपकी जो ऑक्सीजन है उसकी एब्सेंस होती है, तो यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता देती हूं। एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन हम एक बार थोड़ा देख लेते हैं। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो सेल के अंदर होता है। कुछ ऐसा सा सेल है, इसके अंदर आपका न्यूक्लियस है, और ये इसने बोला कि अभी हमने जो पढ़ा उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन पहला साइटोप्लाज्म होगा, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, और दूसरा यहाँ पे एक ऑर्गेनेली पाया जाता है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना बेटा। एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आपका साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस होती है। ग्लाइकोलिसिस होती है। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। बायो में लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो हम इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, और ये ग्लाइकोलिसिस किसके अंदर होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। तो साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या हुआ? फिर साइटोप्लाज्म हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? जो आपका ग्लूकोज है वो उसका ब्रेकडाउन होता है 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर। 3 कार्बन कंपाउंड में ये ब्रेकडाउन होता है, और 3 कार्बन कंपाउंड होता कौन है? पायरुवेट होता है बेटा, पायरुवेट होता है। ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है। इसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है, तो यहां पे लिखोगे नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। अभी हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, बट जो ग्लूकोज है उसको पायरुवेट में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है। तो ये जब ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट होगा तो ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं लगेगी। अब ये जब पायरुवेट बन जाएगा तो ये पायरुवेट चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यहाँ पे पायरुवेट आ गया, ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला गया। अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की नीड होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन तब तक वेट करेगा जब तक ये पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक ऑक्सीजन वेट करेगा। जब जैसे ही ये पायरुवेट में कन्वर्ट होगा तो ऑक्सीजन इसके ऊपर जाएगा और एक्ट करेगा पायरुवेट के ऊपर। तब ये पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुवेट किस में कन्वर्ट होता है बेटा? पायरुवेट को कन्वर्ट किया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, और वाटर वेपर में, और एनर्जी में। तो यहां से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। अब आपको पता चल गया कि जो एनर्जी है वो कहां पे रिलीज हो रही है? वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिलीज हो रही है। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल। तो क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि जो पायरुवेट है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ब्रेक डाउन होता है उसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो ये क्योंकि नॉर्मल रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, तो यहाँ पे जो एनर्जी बनेगी वो 38 एटीपी की फॉर्म में बनेगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन पहला ग्लाइकोलिसिस है, वो हो रही है साइटोप्लाज्म के अंदर। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ 3 कार्बन कंपाउंड में, पायरुवेट में। अब ये पायरुवेट जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। मैं थोड़ा दूसरा कलर लेके समझाती हूं। अब ये जो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ पायरुवेट के अंदर, और यहाँ पे किसी भी ऑक्सीजन की नीड नहीं थी। अब ये पायरुवेट जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन को लिया जाएगा, बुलाया जाएगा, और ऑक्सीजन इसके ऊपर जब काम करेगा, इसको ब्रेकडाउन कराएगा पायरुवेट को, तो पायरुवेट टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में,
वाटर में और 38 एटीपी में। तो यहाँ पे कंप्लीट जो है ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। ग्लूकोज पहले कन्वर्ट होता है पायरुवेट में 3 कार्बन कंपाउंड में, फिर पायरुवेट जो है कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपी में। इसी को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। जब ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पे मैंने बता दिया, ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। और जब पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। तो ये क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया और साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म। इन दोनों बातों को आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको एरोबिक रेस्पिरेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन को थोड़ा सा देख ले। देखो यहाँ पे पाथवेज दिए गए हैं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन का पाथवे दिया गया है। मतलब जो ग्लूकोज है वो किन किन तरीकों से ब्रेकडाउन होता है, उसका किन किन तरीकों से ब्रेकडाउन किया जा सकता है। तो वो वेरियस पाथवेज होते हैं ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के। ये पूरा एनसीईआरटी में दिया गया है बेटा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है, मतलब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी जो है रेस्पिरेशन का। इसमें क्या दिखाया गया है कि जो आपका ग्लूकोज है 6 कार्बन कंपाउंड, जिसका ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म में स्टार्ट होता है, वो कन्वर्ट होता है पायरुवेट में 3 कार्बन कंपाउंड में, और यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज होती है। अब फाइनल जो ब्रेकडाउन होगा वो पायरुवेट का होगा, ग्लूकोज का नहीं होगा। ग्लूकोज पहले ही टूट जाएगा पायरुवेट में। फिर पायरुवेट के 3 पाथवेज हैं ब्रेकडाउन होने के। सबसे पहला जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन है और 2 आपके दिए गए हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे पहचानो जरा कौन सा है एरोबिक रेस्पिरेशन, पहचान लिए? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये वाला है बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एक तरीका दिया गया है एरोबिक रेस्पिरेशन का। यहाँ पे मैंने उस पीछे बताया आपको, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, फिर पायरुवेट कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। तो ये है एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा जो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा है ये है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये किसके अंदर बता रहा है? ये ईस्ट के अंदर बता रहा है कि ईस्ट के अंदर जब पायरुवेट का ब्रेकडाउन होगा तो तब यहाँ पे बनता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। और एनर्जी कितनी बनती है? 2 एटीपी बनती है। यहाँ पे 2 एटीपी बनता है। और जो ये आपका इथेनॉल है वो 2 कार्बन कंपाउंड है। तो शुरू हुआ था 6 कार्बन कंपाउंड से, ब्रेकडाउन हुआ 3 कार्बन कंपाउंड में। अब जब ईस्ट के अंदर पायरुवेट का जो है ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पे बना 2 कार्बन कंपाउंड, और उसको हमने क्या बोला? इथेनॉल बोला। और इसी को हम इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। तो इथाइल अल्कोहल कहाँ पे बन रहा है बेटा? ईस्ट में बन रहा है। थोड़ा सा याद करो, जब आपके घर में कभी भी केक बनता है या फिर आपके घर में कभी छोले भटूरे बनते हैं, जब ब्रेड बनता है तो उस ब्रेड में क्या होता है? ईस्ट डाला जाता है। और वो ईस्ट क्या करता है बेटा? ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल और एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। तो जो आपके आपने ब्रेड देखा होगा, उस ब्रेड के स्लाइस में ऐसे छोटे छोटे पोर्स देखे होंगे। वो पोर्स किस चीज को डिनोट करते हैं बेटा? वो पोर्स जो है जहां से कार्बन डाइऑक्साइड आपकी रिलीज हुई होगी उस गैप को डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब ये एक एविडेंस है कि कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिलीज हुई है। तो इसका मतलब जो ईस्ट है, ईस्ट का यूज होता है ब्रेड फैक्ट्री में या ब्रेड मेकिंग में। तो जब ब्रेड बनती है तो उसके अंदर से छोटे छोटे बबल्स निकलते हैं, मतलब बबल्स आपको देखने को मिलते हैं ब्रेड के अंदर। और वो क्या होता है? वो पाथवे होता है एनर्जी का, वो पाथवे होता है कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज का। और साथ साथ में वहां पे बनता है, उस एनारोबिक रेस्पिरेशन में बनता है इथेनॉल, जिसको इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। और ये इथाइल अल्कोहल 2 कार्बन कंपाउंड है, साथ साथ में 2 एटीपी भी रिलीज होती है। तो आपने एनारोबिक रेस्पिरेशन देखा और एरोबिक रेस्पिरेशन देखा, दोनों का डिफरेंस क्या है बेटा? जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी बनता है। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वहां पे बनता है इथेनॉल,
कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। इथेनॉल आपका 2 कार्बन कंपाउंड है। मैं बार बार इस चीज को इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड्स में। एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन आपका क्लियर होना चाहिए। तो अब एक केस बच जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, नॉर्मल वाला आपका क्लियर हो गया है। अब एक केस बचता है जब आप विगरस एक्सरसाइज करते हो, मतलब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर दिए हो कभी कभी, तो उस केस में क्या होता है, बहुत लंबी दौड़ लगा दिए, बहुत ज्यादा रनिंग कर दिए, एक्सरसाइज कर दिए, उस केस में क्या होता है, आपके जो मसल है आपने फील किया होगा कि आपके हाथ में पैर में जो है पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो पेन क्यों होता है, उसका आंसर यहाँ पे छुपा हुआ है। ये जो आपके मसल सेल्स हैं उनमें जब आप विगरस एक्सरसाइज करते हो तो उनकी जो ऑक्सीजन की नीड होती है वो बढ़ जाती है। अब क्योंकि आपकी ऑक्सीजन जो है फुलफिल नहीं हो पा रही है उसकी नीड, तो जो आपके मसल सेल्स हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो जब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपका जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में, और एनर्जी में लैक्टिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है। तो ये लैक्टिक एसिड का जब फॉर्मेशन होता है तो यही जो है क्या कराता है, आपके मसल के अंदर जो आपके मसल्स हैं, जो आपके मसल सेल्स हैं, उनके अंदर क्रैम्प्स कराने का जो रीजन है, जो दर्द होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है, और लैक्टिक एसिड रीजन होता है आपके मसल क्रैम्प्स के लिए। ये क्रैम्प्स कैसे खत्म होते हैं, अगर आप हॉट शावर ले लो और या फिर हॉट ऑयल मसाज कर लो, तो ये जो धीरे धीरे आपके लैक्टिक एसिड बने होते हैं वो आपके ब्रेकडाउन, उनका ब्रेकडाउन हो जाता है, वो रिलीज हो जाते हैं, तो आपका जो क्रैम्प्स है उनमें आपको राहत मिल जाती है। तो ये आपके 3 प्रोसेसेस हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन के आपने 2 केसेस पढ़े हैं, एक ईस्ट सेल के अंदर पढ़ा है, एक मसल सेल के अंदर पढ़ा। जो ईस्ट है उसके अंदर इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। जो आपने मसल सेल वाला केस पढ़ा उसके अंदर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें देख लो कि जो इथेनॉल है वो 2 कार्बन कंपाउंड है और जो लैक्टिक एसिड है वो 3 कार्बन कंपाउंड है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि इथेनॉल कितने कार्बन का कंपाउंड है और लैक्टिक एसिड कितने कार्बन का कंपाउंड है, तो 3 कार्बन कंपाउंड है। अब ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। पायरुवेट को कन्वर्ट करने के 3 तरीके हैं। पायरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराने के 3 तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो ईस्ट सेल में देखा गया, दूसरा जो है वो मसल सेल में देखा गया, और तीसरा जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखा गया। तो ये है आपके वेरियस पाथवेज ब्रेक डाउन कराने के ग्लूकोज के। आई होप कि आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन अच्छे से क्लियर होगा। अगर कुछ भी रह गया है इसके अंदर तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो भी पूछ सकते हो। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।